हेलो, यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी जानने से पूर्व यह जान लें कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम अधिकार प्राप्त है। अगर किसी मामले में कोई कानून न हो और सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में यह समझे कि कानून की ज़रूरत है तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ही गाइडलाइन जारी कर सकता है और ये गाइडलाइन तब तक कानून के रूप में चलती रहेंगी जब तक संसद कोई कानून न बना दे। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसा कर चुका है और उसने गाइडलाइन बनाई भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अटल है तो चाह कर भी विधायिका या कार्यपालिका उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। उदाहरण के रूप में आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के संबंध में कोलेजियम सिस्टम को देख सकते हैं, जो कि अक्टूबर 1998 को लागू हुआ। लागू होने से पहले जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका का प्रभाव होता था और जब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की भनक लगने लगी तो उसने स्वयं ही एक नया सिस्टम बनाया जिसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ कुछ अन्य न्यायाधीशों को लेकर एक कमेटी बनाई गई जिसे कोलेजियम कहा गया। यही सिस्टम अब सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र से संबंधित रिकमेंडेशन करता है और सरकार राष्ट्रपति का अप्रूवल लेकर नोटिफाई करती है। सरकार का सीधे तौर पर इन जजों की नियुक्ति में कोई हाथ नहीं होता है। हालांकि सरकार सभी नामों को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। कुछ नामों को वह रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है। कुल मिलाकर न्यायपालिका भी किसी भी हाल में विधायिका और कार्यपालिका से कमतर नहीं है। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की गंभीर आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचनाएं कोई और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी की हैं। सबसे अधिक आलोचना तब हुई जब मुख्य न्यायाधीश से रिटायर होने के बाद रंजन गोगोई ने राज्यसभा के लिए सदस्यता ग्रहण किया। उस पर जस्टिस काटजू ने कहा कि वह 20 साल तक वकील और 20 साल तक जज रहें। ये सुप्रीम कोर्ट के ही एक न्यायाधीश हैं, जस्टिस काटजू जी। इन्होंने कहा कि उन्होंने कई अच्छे और कई बुरे जजों को जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी भारतीय न्यायपालिका में किसी भी जज को इस सेक्सुअली परवर्टेड रंजन गोगोई जैसा बेशर्म और डिसग्रेसफुल नहीं पाया। शायद ही ऐसा कोई दुर्गुण है जो इस व्यक्ति में नहीं था। भारत के इतिहास में ऐसा ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे किसी भी जज के बारे में की गई सबसे कड़ी आलोचना है। सुप्रीम कोर्ट आजकल फिर से आलोचनाओं के केंद्र में है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी कोर्ट की कठोर आलोचनाएं देखी जा सकती हैं। वैसे आप लोगों को कमेंट को देखकर भी लगता है कि अब आम व्यक्ति में भी न्यायपालिका के प्रति उतना विश्वास नहीं रह गया है। अब हर फैसले की आलोचनाएं होती हैं, हर कोई सवाल उठाता है। अब आप इसे अदालत की मानहानि समझिए या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन जस्टिस दीपक गुप्ता जी कहते हैं कि न्यायपालिका आलोचना से ऊपर नहीं है और वे कहते हैं अगर आलोचना होगी तभी सुधार होगा। इसलिए आलोचना भी होनी चाहिए और आत्ममंथन भी होना चाहिए। हाल ही में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हुई है। मामला था रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी की एक याचिका का। सुप्रीम कोर्ट ने रात में 8 बजे और डाली गई। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे के आसपास उस पर त्वरित सुनवाई कर डाली। मामला महाराष्ट्र के पालघर का था, जिसमें भीड़ ने 2 साधुओं को पीट कर मार डाला था। पहले सोशल नेटवर्किंग साइट पर जानकारी साझा की गई, उसके बाद देश की मुख्य मीडिया का ध्यान उधर गया। क्योंकि हत्या साधुओं की हुई तो कुछ जो बड़े पत्रकार हैं हत्यारों के धर्म की ओर जाने लगे और उनमें से ही एक प्रमुख है अर्नब गोस्वामी, जो बिना पूरी हकीकत जाने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिए और अभी तक भी यह व्यक्ति यही कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सैकड़ों लोगों को हालांकि गिरफ्तार किया और यह बात भी स्पष्ट कर दिया कि भीड़ और मृतक एक ही धर्म के थे। घटना की वजह बच्चा चोरी की अफवाह थी। अर्नब ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी तमाम सवाल किए और कहा कि अगर यहाँ ईसाई या मुस्लिम होते तो क्या ये चुप रहती। इसकी पत्रकारिता का एक अलग तरीका है। अक्सर अमर्यादित भी हो जाया करते हैं, कभी कभी बहुत अशिष्ट और डरावने भी लहजे में बात किया करते हैं। इस प्रोग्राम की कठोर आलोचना हुई।
पुलिस ने अर्नब के खिलाफ कई धाराओं में आईपीसी की धारा 153, 505, 499, 566 ए इत्यादि मामलों में देश के कई राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर लिए। ये सभी मुकदमे संगीन अपराध के थे और इनमें से कई गैर जमानती भी थे। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट भागे। सभी मुकदमों को रद्द कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका रात में दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने सुबह सुनवाई का समय भी दे दिया। याचिका में क्या आदेश आएगा यह तो कोर्ट जाने, परंतु इतनी त्वरित सुनवाई देना भी एक प्रकार से राहत ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की याचिका पर निम्न आदेश दिया। उन्होंने 3 हफ्ते का उसे प्रोटेक्शन दिया। उनके टीवी कार्यक्रम पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई क्योंकि यह प्रेस की आज़ादी के खिलाफ हो जाता। अर्नब निचली अदालतों में प्रोटेक्शन बेल ट्राई करें और पुलिस जांच में सहयोग करें। महाराष्ट्र पुलिस उनके चैनल के स्टाफ को सुरक्षा प्रदान करेगी। सभी राज्यों में इनको अपना पक्ष रखने का नोटिस दिया गया। इस त्वरित सुनवाई पर भी सवाल उठा। एक प्रकार से डायरेक्ट फेवर की तरह देखा जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट के ही एक वकील प्रशांत भूषण ने आलोचना करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर को लेकर जनहित याचिका एक दाखिल की गई, इसे कोर्ट ने जरूरी नहीं समझा। 1 हफ्ते के लिए प्रवासी मजदूरों वाली इस याचिका को सुना ही नहीं किया, लेकिन एफआईआर कैंसिल करने वाली याचिका पर कोर्ट ने अगले दिन ही तारीख लगा दी। कोरोना के कहर के मारे मजदूरों से ज़्यादा जरूरी कोर्ट को अर्नब गोस्वामी की याचिका लगी। एक याचिका में प्रशांत भूषण ने कोरोना निगेटिव मजदूरों को उनके घर जाने की अनुमति मांगी थी। याचिका में मांग थी कि राज्य सरकार पूरी व्यवस्था के साथ मजदूरों को घर तक पहुंचाए, लेकिन कई दिन तक इस याचिका की सुनवाई ही नहीं हुई। हमारे करोड़ों मजदूरों की परेशानी की तुलना में सुप्रीम कोर्ट को अर्नब गोस्वामी की याचिका ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी। सुनवाई के लिए रातों रात डेट लगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही और अगले दिन सुनवाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 20 अप्रैल के आदेश में सुनवाई कौन से केसेस की सुनवाई होगी उसके प्रकारों को भी स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री जारी करके कहा कि कोर्ट निम्न मामलों को सुनेगा: बेदखली के मामले जिसमें मकान मालिक किराएदार से संबंधित मामले सुनेगा, मुआवजे के मामले जिनमें मौत हो गई है उन्हें सुनेगा, दुर्घटना के मामले, बिजली पानी से संबंधित मामले, भरण पोषण से संबंधित मामले, जमानत, अग्रिम जमानत और अंतरिम जमानत के मामले, संविधान के अनुच्छेद 139 के अधीन आने वाले मामले, सीआरपीसी की धारा 406 के तहत आने वाले मामले, धारा 25 पीसी के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई करेगा। अर्नब गोस्वामी का मामला क्रिमिनल कैटेगरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया था कि वह जमानत, अग्रिम जमानत और अंतरिम जमानत के मामले सुनेगा, जबकि अर्नब का मामला इनमें से कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट खुद ही 20 अप्रैल को एक प्रायोरिटी तय करता है कि वह किन मुकदमों को सुनेगा और उसके कुछ दिन बाद ही अर्नब की याचिका, जो कि आपराधिक मामलों से प्रोटेक्शन के लिए थी, उसको स्वीकार कर लेता है। क्या सुप्रीम कोर्ट यह कभी साफ करेगा कि हम इसे किस नज़र से देखें? क्या ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही बनाए उस नियम को तोड़ दिया जो कि उसने रजिस्ट्री करके जारी किया था? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट पर खुद स्वयं की मानहानि का मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या उन जजों ने खुद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं की? एक और वकील कल्सन ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी शिकायत इसी मामले को लेकर दर्ज कराई है। कल्सन ने कहा है कि 17 अप्रैल को दाखिल एक याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जबकि 23 को दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई हो जाती है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इमरजेंसी के बाद से देखा है, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ जब इस तरह से कोर्ट सरकारों के सामने सरेंडर करती हो।